नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे उम्र के दो अहम पड़ाव, 30 और 60 में वेल्थ कमाने का फॉर्मूला। नए निवेश की शुरुआत करनी है तो क्या हो इक्विटी डेट का एलोकेशन, कौन सी कैटेगरी के फंड में निवेश से होगी कमाई, और 60 के बाद मुनाफा कमाने के लिए कौन सी स्कीम और कौन से फायदेमंद फंड में निवेश आप करें। हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हो चुके हैं शो में हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो वेल्थ क्रिएशन का क्या हो फॉर्मूला, स्पेशली जब हम बात करते हैं 60 के बाद। वेल्थ क्रिएशन को यूजुअली इक्विटी से हम जोड़कर देखते हैं, पर जब उम्र आ जाती है 60, उसके बाद शायद इक्विटी का जो में निवेश करने का नजरिया है या फिर जो एलोकेशन है वो स्वाभाविक तौर पर बदल जाता है। पर 60 के बाद अगर इक्विटी किसी को चूज करनी है और इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना है, तो वो क्या वजह हो सकती है कि 60 के बाद इक्विटी एक्चुअली किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए? देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है जब जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, हम 60 साल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जो पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज पे हैं, तो जनरली हम इसको कहते हैं कि ये लाइफ के गोल्डन ईयर्स हैं। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ तो आपके पास उतना समय होता है कि जो कुछ आप अपनी वर्किंग लाइफ में नहीं कर सके वो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये मिक्स बैग रहता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी इनकम तो बंद हो जाती है अनलेस आपके पास कोई पैसिव इनकम हो, रेंटल इनकम हो या पेंशन हो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बंद नहीं होते। तो ये एक थोड़ा सा मिक्स बैग रहता है। लेकिन जैसा आपने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज पे वेल्थ क्रिएशन एक तो किस लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। पहली बात तो, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने अपने एक्यूमुलेशन फेज में इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो उनको पता है कि इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके से वैल्यू एडिशन करता है। हालांकि वो एक कह सकते हैं कि एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर आप लंबे समय से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये समझना जरूरी है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों हो। एक तो ये कि आप उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते जहां पे आपको लगे कि आपका जो आप अपनी जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको आउटलिव करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो आपकी लाइफ टाइम में खत्म हो गया तो फिर आपके एक्सपेंसेस कहां से पूरे होंगे। दूसरी बात, वेल्थ क्रिएशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमने देखी है ओवर द इयर्स, वो बढ़ रही है। तीसरी बात, अगर आप एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो पोस्ट रिटायरमेंट ये ध्यान रखते हुए कि कैपिटल सेफ्टी एक आपकी प्रायोरिटी है, फिर भी एक हेल्दी रेट पे ग्रो होना चाहिए ताकि आप कुछ लेगेसी अपने परिवार के लिए छोड़ सके। तो मुझे लगता है एक से ज्यादा कारण है, लेकिन कितना एलोकेशन आप इक्विटी में करेंगे वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सिचुएशन पे, आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपका कंफर्ट लेवल कितना है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इक्विटी एलोकेशन बनाए रखें अपना 60 के बाद ही, क्योंकि पूंजी इकट्ठा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। पर जो रिटायरमेंट की जब रिटायरमेंट पे एक मुश्त पैसा मिलता है, जब हेमंत जी, कई लोगों को समय ऐसा है जब कई लोग अब रिटायर होने वाले होंगे, तो ऐसे में वो जो लोग कहते हैं कि जो रिटायरमेंट पूंजी उनके हाथ में आई है, कई बहुत सारी स्कीम्स हैं वो मैच्योर हुई है, उसका एक मुश्त पैसा आएगा, उस पूंजी को वेल्थ क्रिएट करने के लिए कहाँ पर निवेश कर सकते हैं? मतलब इक्विटी के कौन सी कैटेगरीज हैं इसके, और मैं आपसे फंड जरूर समझूंगी और कहाँ पर हो सकता है, पर एक मोटा मोटी एक पोर्टफोलियो में डेट में कौन से ऐसे कैटेगरीज में निवेश किया जा सकता है इस पैसे को, या इक्विटी में कैसा, फिर हमारे पास फिक्स्ड इनकम भी है, वहां पर कौन से स्कीम्स है जहां पर इस पैसे को पार्क करना सही रहेगा? जी स्वाति, बिल्कुल। देखिए, जनरली जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि वो सिर्फ एक्यूमुलेशन फेज में जरूरत है। जब आप रिटायर हो गए उसके बाद तो आपको पैसा सेफ रखना है और उसके बाद सिर्फ आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। बट हमने डिस्कस किया कि किस कारणों से आपको इक्विटी में होना चाहिए, किस कारणों से ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक हेल्दी रेट पे ग्रो करें। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज में भी एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात यह है कि दोनों रिक्वायरमेंट हमने बात की कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है रेगुलर इनकम की भी है और आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी भी है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो जो एसेट एलोकेशन है
पहली बात तो वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रेगुलर इनकम जनरेट करने की। अगर आपके पास पेंशन है, अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम है जैसे रेंटल इनकम है, और उससे अगर आपका एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, तो फिर आपका पूरा ध्यान जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन पे हो सकता है। अदरवाइज आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जहां से आपको रेगुलर इनकम भी मिले और वो टैक्स एफिशिएंट तरीके से मिले। दूसरी बात, वो पैसा ग्रो भी हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऑप्शंस हैं, पहली बात तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हालांकि काफी सारी ऑप्शंस हैं जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एक या दो एक्सेप्शन को छोड़ के वहां पे आपको रिटर्न एक तो थोड़ा कम मिलता है, फिर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन है। उसमें भी डिपेंडिंग ऑन, जैसा मैंने पहले कहा कि आपका इक्विटी से कंफर्ट कितना है, वहां पे एक मिक्स ले सकते हैं आप। उसमें हाइब्रिड फंड्स, और हाइब्रिड फंड्स में भी मैं कहूंगा दो कैटेगरी मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस एडवांटेज फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पे इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्स रहता है। और अगर प्योर इक्विटी देखना चाहें तो या तो इंडेक्स फंड या फिर जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड। हाँ, अगर आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा है तो एक जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कहा डेट में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, इस समय पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट पीक पे है, तो एफडी में भी आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगेन वहां पे आपको देखना है कि टैक्स एफिशिएंसी कहाँ मिलेगी। तो मुझे लगता है प्योर अगर डेट 60 के बाद अगर आपको देखना है तो जो टारगेट मेच्योरिटी फंड है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। एक तो जो अंडरलाइन जो एसेट्स है उसके अंदर वो बहुत ही सेफ है। दूसरी बात, अगर आपका 3-4 साल का समय है, और ये ओपन एंडेड पैसिवली मैनेज फंड है, लिक्विडिटी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार आपने पैसा लगाया तो उसको आप टच नहीं करें। तो यहाँ पे आपको रिटर्न एफडी से बेटर मिल सकता है और पोस्ट टैक्स रिटर्न तो काफी ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो डेट में आप टारगेट मेच्योरिटी फंड्स को देख सकते हैं। जो आपका जो बाकी जो पोर्टफोलियो है जहां पे आपको इनकम भी जनरेट करनी है, उसके लिए जो हम हमेशा कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली वो पैसा जहां पे आपको इनकम और ग्रोथ दोनों चाहिए। अगर सिर्फ ग्रोथ चाहिए तो जैसा मैंने कहा कि जो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं या जो इक्विटी फंड्स हैं, स्पेशली जहां पे बायस जो है लार्ज कैप पे हो, उस तरह के फंड्स को आप देखिए। तो 60 के बाद भी आप इक्विटी और डेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक यूजुअली कहा जाता है हेमंत जी कि आपकी उम्र -100, बेसिकली 100 माइनस आपकी उम्र, इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। आपने इक्विटी के लिए कुछ कैटेगरीज यहाँ पर सजेस्ट की, डेट पे कुछ कैटेगरीज यहाँ पर सजेस्ट की। यही फॉर्मूला क्या 60 के बाद भी लागू होता है, या फिर नेचुरली 60 के बाद हमें डेट का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए और इक्विटी थोड़ा कम रखना चाहिए? क्या हम 60 को एक नए फाइनेंशियल प्लानिंग के एक नए साइकिल के तौर पर ले सकते हैं कि 30 से 60 तक की प्लानिंग आपने कर ली, पर 60 के बाद आपको नए ढंग से सोचना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्विटी और डेट का एलोकेशन करना चाहिए? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ। देखिए, हम जब कहते हैं प्री रिटायरमेंट तो पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज, तो यहाँ पे बेसिकली दो स्टेजेस हैं। एक एक्यूमुलेशन स्टेज है जहाँ पे आप रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करते हैं, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है जहाँ पे जो कॉर्पस आपने बनाया उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो जो एसेट एलोकेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों स्टेजेस में इंपॉर्टेंट है और दोनों स्टेजेस में वो अलग अलग होगा। आपने जो थंब रूल की बात की, देखिए थंब रूल है, कहीं ना कहीं थंब रूल आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को थोड़ा आसान भी बनाते हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना है कि जो थंब रूल है बेसिकली उनके साथ फ्लॉ ये है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते। देखिए, अगर हम 60 की बात कर रहे हैं या 60 के आगे की बात कर रहे हैं, तो जनरली ये कहा जाता है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंजर्वेटिव हो, कैपिटल सेफ्टी हो, जो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि कैपिटल सेफ्टी के साथ ऐसे ऑप्शन को देखिए जहां पे रिटर्न आपको अच्छा मिले और साथ में रिटर्न आपको टैक्स एफिशिएंट हो, और साथ में आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट भी करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है। कभी आप रिस्क ले सकते हैं, कभी आप रिस्क नहीं ले सकते। प्रॉब्लम थंब रूल में क्या है, वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता। तो मुझे लगता है हमेशा जो आपके लिए सूटेबल हो वो देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। अगर आप चाहें 10%, 20% इक्विटी, अगर आप चाहें 40% इक्विटी, अगर आप चाहें 60% इक्विटी या 60% डेट, जिस तरह की भी एलोकेशन आप करना चाहें, म्यूचुअल फंड्स के पास ऑप्शन है कि आप उस तरह का एलोकेशन बनाएं। और इसीलिए मैंने हाइब्रिड फंड को रिकमेंड किया है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपके लिए वो रीबैलेंसिंग करना इक्विटी और डेट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, वहां पे क्या है, इक्विटी का पोर्शन जो है वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर। जब मार्केट वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो जाती है
तो फंड मैनेजर इक्विटी का एक्सपोजर कम करते हैं, और जब मार्केट थोड़ा नीचे जाती है तो वो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाते हैं, जो एज एन इन्वेस्टर आप करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे फंड्स को देखना बहुत जरूरी है, जहां पे आपकी जो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होए, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी एलोकेशन कर सको, और इनकम के साथ साथ आप ग्रोथ भी कर सको। तो आई थिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थंब रूल आपको गाइडेंस जरूर कर सकते हैं, पर डिपेंड करेगा वो आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन। बिल्कुल। आइए अब एक और एक्सपर्ट का हम स्वागत करते हैं शो में। प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, हमारे साथ है। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। 30 हो या फिर 60 हो, दोनों ही केसेस में मुनाफा आप जरूर कमा सकते हैं। 60 की प्लानिंग हेमंत जी से हम समझ रहे थे, 30s की प्लानिंग, 30s ऑनवर्ड इनफैक्ट प्लानिंग, क्योंकि 30 का एक ऐसा पड़ाव होता है जब नया निवेश होता है, नई नई नौकरी होती है, और आइडिया थोड़ा कम होता है कि हमें कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाना है, एज कम्पेयर टू 60, जब हम काफी ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं और अपने पैसे की अहमियत को समझने लगते हैं। इससे 30 की उम्र में जो निवेश है वहां पर शुरुआत पहले मैं आपसे समझूंगी। दिन भी काफी ज्यादा शुभ है, नव वर्ष है, गुड़ी पाड़वा का दिन भी है, और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इसकी मैं इसके साथ देना चाहूंगी। तो एक नया निवेश 30 की उम्र में अगर शुरुआत करनी है उसकी, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? नमस्कार स्वाति जी, एंड सभी दर्शकों को पूरी नवरात्रि की, गुड़ी पाड़वा एंड उगाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आपने बोला, आई थिंक 30s एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंस्ट्रक्टिव फेज है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। आपकी कमाई बढ़ रही होती है, आपका परिवार भी एक्सपैंड हो रहा होता है, आपके पड़ोस में चाची मामियां सब बोलना शुरू हो जाती हैं कि बच्चे 30 के हो गए, अब शादी कर दीजिए। और जिनकी शादी हो चुकी होती है मेरे ख्याल से वो अपने बच्चे प्लान करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फेज है स्वाति जी यहाँ पे, कि हम अक्सर घर लेने की प्लानिंग करते हैं। तो एक लाइफ जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक 30s एक बहुत क्रूशियल फेज है, और इसीलिए अगर यहाँ पे हम शुरुआत जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की करनी है वो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल स्टेप से करें। सबसे पहले तो किसी भी निवेशक को ये पता होना चाहिए कि एक थोड़ी सी कॉपी पेंसिल लेके एक्सेल शीट खोल के उनको बैठना पड़ेगा कि उनकी क्या अर्निंग्स आ रही हैं, क्या अब तक उनने सही इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या किसी तरीके के लोन में दबे हुए हैं। कई बार आपका स्टूडेंट लोन चल रहा होता है, तो अपनी लायबिलिटीज का उनको हिसाब रखना पड़ेगा। उसके साथ अगर 20s में अब तक कोई निवेश की शुरुआत की है, आप उसको राइट डाउन करिए, और उसके साथ साथ अपने एक्सपेंसेस का एक खाता बनाइए। तो सबसे पहले तो जो एक इनफ्लो आउटफ्लो और एसेट लायबिलिटीज है, मेरे ख्याल से इन सबको समझना जरूरी है निवेशक के लिए। अपने लोन्स को रिड्यूस करना शुरू करें, जो अनप्रोडक्टिव लोन्स हो जाते हैं स्वाति जी, जैसे कि आपने कोई पर्सनल लोन ले लिया शादी के लिए। मैं बहुत इन्वेस्टर्स से मिलती हूँ जहाँ पे अपनी वेडिंग के लिए उन लोगों ने इस तरीके के लोन लिए होते हैं। और अपनी ईएमआई और जो आपका आउटगो है उसको थोड़ा कंटेन। एंड इसी के साथ जब आपके पास एक पूरा ब्यौरा आ जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अब तक की कहाँ जा रही थी, आपका ईपीएफ जा रहा है या आपकी कोई इंश्योरेंस है, तो एक बार जब आपके पास ये सारी चीजें लिस्टेड हैं तो आपको एक अपनी एसेट एलोकेशन का रफ स्ट्रक्चर मिल सकता है। एंड यहाँ तक पहुंच के ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टर को एक बेसिक आइडिया है उनकी इन्वेस्टमेंट्स का, उनके इनफ्लो और आउटफ्लो, लाइबिलिटीज का, और यहाँ के बाद फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की एक प्लान तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आप नींव आपने रख दी 30s में अपने निवेश प्लानिंग की, और 30 में प्रवीण अगर 60 की प्लानिंग करनी है, क्योंकि वो तो जरूरी है, आप 30 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग ऑलरेडी करते हैं, तो ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है 30s में, इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि मैंने 60 के बाद की प्लानिंग तो हेमंत जी से जानी, पर वो 60 तक का जो पड़ाव है वो बहुत सारे इवेंट्स से होते हुए गुजरता है, जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं। इसलिए 30 में 60 की प्लानिंग, मानिए जो टारगेट कॉर्पस किसी को रखना हो, आजकल तो करोड़ भी कम है महंगाई को ध्यान में रखते हुए, तो 30 या 35 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी हो? हम यहाँ पे एक बेसिक पहले समझते हैं स्वाति जी, कि अगर जो इन्फ्लेशन है वो हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करता है। अगर आज हम मान लें कि कोई 35 साल के व्यक्ति हैं और वो 60 साल में रिटायर होंगे, तो उनके पास एक 25 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है अपनी जो रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए। और मान लेते हैं कि आज उनका खर्चा 75,000 अ मंथ है,
अगर हम 6% का भी इन्फ्लेशन लेके चलें, तो ये खर्चा जब तक वो 60 साल के होंगे 3,21,000 हो जाएगा। और इसका एक रफ कैलकुलेशन करने का ये तरीका होता है 72 डिवाइडेड बाय द इन्फ्लेशन। यानी कि हर 12 साल में अगर हम 6% की इन्फ्लेशन लेके चल रहे हैं, तो आपका खर्चा डबल हो रहा है। तो जब आपको ये पता है कि आपकी रिटायरमेंट तक ये खर्चा कितना बढ़ सकता है, उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी हेमंत जी ने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से अपनी कैसे एक रिकरेंट इनकम क्रिएट करेंगे, कैश फ्लो क्रिएट करेंगे। और वहाँ पे मुझे लगता है जैसा कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, आप आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद एक 5% से ज़्यादा की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना लेके चलें। एक 5% हम विथड्रॉल रेट अगर लेके चलते हैं, तो करीबन ऐसे व्यक्ति को 10.9 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना होगा, जो काफ़ी ह्यूज है। तो एक तो स्वाति जी, यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेरे ख्याल से ध्यान में रखना बहुत-बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ शायद हमारे माँ-बाप हमें बहुत अच्छी सिखा सकते हैं। एक ज़माना था जब ₹700 की तनख्वाह भी बहुत अच्छी मानी जाती थी, और आज वो ज़माना है जब ₹700 में शायद 4 लोग बाहर जाके ठीक से आप डिनर आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो बदलते दौर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। और यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सही एसेट एलोकेशन की चुनाव करें कि उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी कैसे हैं। 30 हो या 60, मुनाफे की बात होगी। वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं 30 और 60 की उम्र के लोगों के लिए। और हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं और प्रवीण वाजपेयी से हमारी चर्चा खास चल रही है। हेमंत जी, जो एक सीनियर सिटीजन के लिए जो एक इन्वेस्टमेंट का बुके है, पोर्टफोलियो हम जिसको कहते हैं, उसमें जो आपने बताया जिस तरीके से इक्विटी और डेट का निवेश करना है, तो मैं एक बार चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा दोहरा दें कि कौन से स्कीम्स या कैटेगरीज एक इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए, निवेश में होनी चाहिए, और कौन से फंड हो सकते हैं इनसे जुड़े हुए जो एक 60 के बाद के कोई जो एक निवेशक हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी स्वाति, जैसा मैंने पहले कहा कि 2-3 कैटेगरीज हैं, स्पेशली मैं उस पोर्टफोलियो के हिस्से की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट रिटायरमेंट आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिड फंड मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, स्पेशली उसमें जो 2 कैटेगरीज हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां पे मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इक्विटी की एलोकेशन है वो मार्केट के लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा होती है, जो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने जो एलोकेशन है इक्विटी और डेट का उसमें रीबैलेंसिंग करनी है। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा मैंने कहा, बैलेंस एडवांटेज फंड है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा भी निकाल सकते हैं और आपका पैसा वहां पे ग्रो भी होगा, और रिटर्न जो है दोनों में, चाहे वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से हो या कैपिटल गेन हो, वो टैक्स एफिशिएंट है। तो इसमें 2 फंड्स हैं मुझे लगता है वो जो जिनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, इनको कंसिडर किया जा सकता है। वहां पे आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। दूसरा मैंने कहा था, अगर थोड़ा सा इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर करते हैं, थोड़े श्योर है, तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में वो आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड देख सकते हैं, जिसको हम एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में बोलते हैं। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इक्विटी और डेट को सेपरेट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर मैंने कहा था कि प्योर इक्विटी फंड आप देख सकते हैं, जहां पे आपका जो बायस है वो लार्ज कैप पे होना चाहिए। तो या तो आप किसी इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, या अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में देखना चाहें तो निकॉन इंडिया का जो लार्ज कैप फंड है वो, और एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहां पे मिनिमम 35% एलोकेशन दोनों सेगमेंट में है, और हमेशा आप ऐसे फंड में देखेंगे कि जो बायस है वो लार्ज कैप की तरफ रहता है। तो मुझे लगता है ये फंड्स हैं। और जैसे मैंने कहा, डेट में अगर आपको देखना है टैक्स एफिशिएंट रिटर्न के लिए, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स काफी अच्छी ऑप्शन। ओके, तो ये 60 के बाद वेल्थ क्रिएशन के फंड है जो हेमंत रुस्तगी ने बताए। और प्रबलीन, जब एक रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ हम 30s में बढ़ते हैं आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी जो एसेट एलोकेशन है कैसे रखें। मोस्टली इक्विटी टू डेट का रेशियो कैसा होना चाहिए। तो अब हमें समझाइए, ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, मानिए 25 साल में हमें 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसमें अलग अलग इक्विटी टू डेट कॉम्बिनेशन से हमें कितना मासिक खर्च करना पड़ेगा जिससे हम ये कमाई कर पाएंगे 10 करोड़ की। जी, जी। अब बहुत बड़ा और स्टीप टारगेट है स्वाति जी। एक 10 करोड़ जमा करना आसान नहीं है।
अगर कोई इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन को फॉलो नहीं करते हैं और बिल्कुल कंजर्वेटिवली मान लीजिए ईपीएफ और पीपीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एक 7% का रिटर्न लेके चले, तो उनको मंथली 1,33,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा बड़ी आस्क है 25 साल तक करने की, और इतनी शायद क्षमता बहुत लोगों में ना हो। अगर हम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएं और हम 12% का एक अज्यूम करके चलते हैं इक्विटी से रिटर्न, कि हमने कुछ भी फिक्स्ड इनकम में नहीं लिया और हमने सब कुछ इक्विटी में डाल दिया, तो उनको करीबन 57,000 रुपए 57,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बट एसेट एलोकेशन को फॉलो करना मेरे ख्याल से जरूरी है, और 30 साल की उम्र में अगर हम रूल ऑफ थंब के हिसाब से चले तो उनका 70% इक्विटी में होना चाहिए और 30% जो है वो फिक्स्ड इनकम में। और इसके कॉम्बिनेशन से हम अगर जो रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो करीबन 10.5% होंगे, और ऐसे में उनको 74,000 रुपए महीना एलोकेट करने की जरूरत है इस कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए। तो ये बड़ी रकम है, इसीलिए स्वाति जी जितनी जल्दी अपने निवेश की शुरुआत करें इन्वेस्टर्स उतना अच्छा है। और अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लंबी अवधि के लिए है, तो इंडेक्स फंड से अपना एक कोर स्ट्रक्चर बनाएं इन्वेस्टमेंट्स का, निफ्टी 50 और मिड कैप 150 से, एंड उसके साथ स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एंड थोड़ा सा फोकस्ड फंड्स को कॉम्बिनेशन में लेके एक अपना जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसको क्रिएट करें। बिल्कुल, तो 30 हो या फिर 60 की उम्र, वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा। और बताया आपको हमारे आज के एक्सपर्ट्स हेमंत जी ने और प्रबलीन ने कि कैसे इन लाइफ के 2 स्टेजेस के आप बेहतरीन ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।